एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के अगले लेक्चर में। वैसे आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं गुड बैड डेविल एंजल टाइप के डायलेमास के बारे में, कि जहाँ पे देखो, अभी आप इमेज में भी देख रहे होगे कि पहले एंजल आके बोला, फिर डेविल आया और उसने बोला आई एम गोइंग टू लीड यू, एंड देन दिस पर्सन इज लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम एंड नाउ ही इज कंफ्यूज कि भाई अब कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हो गया ऐसा। दैट इज बिकॉज कि ये सारी चीजें हमारे आसपास हमेशा चलती रहती हैं। हम किसको सुने किसको नहीं सुने, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। डेविल डेविल और एंजल के बीच में हमेशा हम फंसते हैं, क्या करें नहीं करें। ये जो डायलेमास है, हमने इसी के बारे में बात की थी। पर ये डायलेमास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? तो ये कॉन्सेप्ट हमें मोरल डेवलपमेंट में जाके मिला था, और जो बताया था कोलबर्ग ने। तो आई होप कि आपने 12.1 लेक्चर देख रखा होगा, और नहीं देखा है तो आप अभी जाइए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब उस लेक्चर को देख करके उसके बाद ये लेक्चर देखोगे आप, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे नैतिकता का विकास कैसे हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मोरल डेवलपमेंट। हम मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम कोलबर्ग की थियरी डिस्कस कर रहे हैं कि कोलबर्ग ने अपनी थियरी कैसे फॉर्मुलेट की। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि जो कोलबर्ग हैं, उन्होंने कैसे अपनी थियरी डेवलप की थी, तो उन्होंने डायलेमास लिए थे और उन डायलेमास के साथ काम किया था। जिसमें सबसे फेमस डायलेमा था दैट वाज हाइंस डायलेमा, कि हाइंस की पत्नी बहुत बीमार होती है और उसको बचाने के लिए एक सर्टेन ड्रग होता है, जिसको लेने के लिए वो केमिस्ट के पास जब जाता है तो वो केमिस्ट बहुत ही ऊंची दाम बताता है। तो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक तरफ ये बात थी कि या तो वो दवा चुरा ले, जो कि बहुत ही गलत है, चुराना गलत बात है। पर अगर वो चुराता नहीं है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो व्हाट हाइंड शुड डू? शुड हाइंड स्टील द ड्रग? क्या उसे चुराना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जहाँ पे कि एक इंसानी जीवन जो है ना, वो खतरे में है। तो नॉर्मली हम क्या चुनेंगे कि हाँ, इनको ड्रग चुरा लेना चाहिए। पर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट की तरफ, जो फार्मासिस्ट है उसकी तरफ से तो सोचेंगे ही नहीं। क्या पता कि वो केमिस्ट जो वो फार्मासिस्ट है, उसके पास भी वो आखिरी शीशी रहती हो, और वो भी बहुत परेशान हो इस चीज से कि उसके घर में भी पैसे की कमी हो, और उसको पता हो कि ये दवाई मेरे अलावा किसी के पास मिल नहीं रही है, तो घूम फिर के लोगों ने मेरे पास ही आना है। तो अगर मैंने ये दवाई बेच ली तो मैं जिस मुसीबत में हूँ उससे मैं बाहर निकल आऊंगा, या मेरे बच्चे अगर भूखे मर रहे हैं तो वो बच जाएंगे। हमने दूसरे साइड की स्टोरी सोची ही नहीं। उससे पहले हमने बता दिया कि हाइंस को ड्रग चुरा लेना चाहिए, बाद की बात में देखेंगे, पहले तो उसकी पत्नी बच जाएगी। बट इतना आसान नहीं होता हर बार डायलेमा से बाहर निकलना। इतना आसान नहीं होता। इस कहानी के, इस हाइंस डायलेमा के अलग अलग वर्जन्स भी मिलेंगे आपको, जहाँ पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ही क्लियरली दिखेगा। लेकिन जब आप क्लास में हम बैठ करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और जितने स्टूडेंट उतने पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं, और अलग अलग नज़रिए से देखते हैं ना, तो एज टीचर्स हमारे भी मोरल का विस्तार हो रहा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी डेवलप हो रहा होता है, हम विस्तार कहेंगे, क्योंकि सारे बच्चे मिल करके कुछ ना कुछ इनपुट डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा का सारा इन्होंने क्वेश्चनएयर डेवलप किया, और कई सारे सवाल, कई सारे डायलेमास डाले उसमें, और अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स को दिया, बच्चों को दिया, वयस्क लोगों को दिया, बूढ़ों को दिया, और वहां से इन्होंने डेवलप किया अपना पूरा का पूरा थियरी, जिसको इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, दैट इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल था वो स्कूल गोइंग था, कन्वेंशनल एडोलेसेंट्स थे, और पोस्ट कन्वेंशनल एडल्टहुड और एवर्ब के थे। तो अब इन सब जितने भी हैं ना, इन सब के सब स्टेजेस भी हैं। जैसे कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज है, प्री कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज है, और पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज है। तो वो कौन कौन से स्टेज हैं, जरा एक बार ही देखते हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज है, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये 2 हैं। फिर कन्वेंशनल लेवल में गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये 2 स्टेज आते हैं, दैट इज थर्ड और फोर्थ स्टेज। और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, एंड लास्ट स्टेज इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग स्टेजेस हैं। तो अब हर स्टेज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं इस बारे में कि देखो,
जो प्री कन्वेंशनल स्टेज था ये छोटे बच्चों के लिए था, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जिनकी मोरालिटी अपने टीचर्स पे एल्डर्स पे डिपेंडेंट होती है। फिर उसको इन्होंने फर्दर दो भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज इज पनिशमेंट ओबीडियंस, सजा और आज्ञाकारिता। अब छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको फियर बहुत होता है पनिशमेंट का, तो वो फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से अपना पनिशमेंट घटाने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे कि उनको पनिशमेंट ना मिले, तो वो ओबीडियंट बनेंगे और ओबीडियंस शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चों को आप ये बोलो कि अच्छा ऐसा है कि तुम ये खा लो नहीं तो तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो बच्चे को पसंद नहीं होगा फिर भी वो खाएगा। पढ़ लो नहीं तो फोन नहीं मिलेगा। आज के टाइम के बच्चों की हम बात करते हैं कि पढ़ लो नहीं तो फोन नहीं मिलेगा, पढ़ लो नहीं तो तुम्हें सिंचैन देखने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर टॉम एंड जेरी नहीं मिलेगा, या फिर छोटा भीम नहीं मिलेगा, या मोटू पतलू नहीं मिलेगा। बच्चों के बहुत ही फेवरेट कार्टून्स हैं ये सारे। तो ये जो है ना कि अब इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि उसको डोरेमोन देखने नहीं मिलेगा या सिंचैन देखने नहीं मिलेगा, निंजा हथौड़ी देखने नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो खाएगा या वो पढ़ेगा, राइट। तो दिस इज की पनिशमेंट को रिड्यूस करने के लिए बच्चे ने क्या किया, ओबीडियंस शो किया। तो दिस स्टेज इज पनिशमेंट ओबीडियंस स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज अबाउट, दैट इज कि म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, इंडिविजुअलिज्म एंड टिट फॉर टैट स्टेज। ध्यान देना इतने सारे इसके अलग अलग नाम हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है कि इन बच्चों को इस लेवल पे ये पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट से भी कोई चीज होती है या नोइंगली भी होती है ना, कोई मतलब नहीं है इनको। इनके हिसाब से ये है कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा ही दूसरे के साथ भी होना चाहिए, कि कल मैंने तेरे साथ लंच शेयर किया था आज तू मेरे साथ कर, ऐसा वाला हिसाब होना चाहिए इनका। व्हाट इज राइट इन्वॉल्व्स एन इक्वल एक्सचेंज। सीधी सी बात है, बराबरी का एक्सचेंज होना चाहिए। टिट फॉर टैट, एनीथिंग एवरीथिंग के लिए टिट फॉर टैट चाहिए, हर चीज के लिए टिट फॉर टैट चाहिए। एज एन एग्जाम्पल ये ले लो कि मैं कप लेके आ रही थी, मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, मैं कप लेके आ रही थी, और क्या हुआ कि मेरा पैर फिसल गया, नीचे पानी गिरा हुआ था, मेरा पैर फिसल गया और सारे के सारे कप मेरे हाथ से टूट गए, मैं खुद भी गिरी, कप भी सारा गिरा और सारा चूर हो गया। ठीक है। अब जो मेरी छोटी कजिन है, शी इज लाइक कि भाई दीदी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, किस लिए, क्योंकि दीदी ने 6 कप तोड़ दिए हैं, मुझसे तो 1 कप टूटा था और मुझे इतनी पिटाई पड़ी थी, तो अब दीदी को भी बहुत सारी पिटाई पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि दीदी से 6 कप टूटे हैं। शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा है कि उसने गुस्से में कप फेंका था, उसको अपनी मम्मा पे गुस्सा था, उसने कप फेंक दिया। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ क्या था कि मेरा पैर स्लिप हुआ और उसके बाद वो मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं गिरी, साथ में कप गिरा। शी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि अननोइंगली भी कुछ चीजें, कुछ गलतियां हो जाती हैं। शी इज ऑन दैट टेंजेंट कि मुझसे जब ये गलती हुई तो मुझे पिटाई पड़ी, तो अब दीदी से हुई है तो दीदी को पिटाई पड़नी चाहिए। दैट्स इट, यानी टिट फॉर टैट स्टेज। कल मैंने दीदी की हेल्प करी थी तो अब दीदी आज मेरी हेल्प करेंगी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा अपना मन हो सकता है या नहीं हो सकता है। फॉर देम इट इज सिंपली लाइक कि मैंने किया तो तुमने भी करना होगा। टिट फॉर टैट स्टेज। अपने बारे में, अहम के बारे में, व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, यानी छोटा बच्चा जो है ना अपने ऊपर सोचना शुरू कर देता है कि सिर्फ मैं क्या हूँ, आई मी माई सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पे लगाते हैं। तो ये वाला स्टेज हुआ म्यूचुअल एक्सचेंज का। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ से कई बारी सवाल बनते हैं, एज इट इज सिर्फ नाम पूछा जाता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है। बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि जब उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको रिवॉर्ड मिले। अच्छा काम किया, ओ यू आर अ गुड बॉय और यू आर अ गुड गर्ल, चलो तुमने ये ओबीडियंस, गुड बॉय गुड गर्ल तो नहीं, ओबीडियंस शो किया है तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो उनको इस रिवॉर्ड की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज वाई वो गुड बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। तो ये थी बात प्री कन्वेंशनल लेवल की, जहां पे बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है और वो ये नहीं सोच पा रहा है कि कोई चीज गलती से भी हो सकती है, वो टिट फॉर टैट वाली स्टेज में है। अब बात आती है कन्वेंशनल स्टेज की, जहां पे कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, एडोलेसेंट्स हैं, वो किशोरावस्था में है, ज्यादातर किशोर हैं, वो उनके बारे में बात हो रही है। उनको पता है कि गलत और सही क्या है और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। इनकी मोरालिटी जो है ना सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सामाजिक मानदंड क्या है उसके ऊपर ये काम करते हैं। और इस स्टेज को फर्दर कोलबर्ग ने 2 भाग में डिवाइड किया।
ठीक है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध के बारे में, जहां पे इसका दूसरा नाम है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, जहां पे ये किया जा रहा है कि बच्चे जो है ना शो ऑफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत ओबीडियंट हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दे आर जस्ट शोइंग इट ऑफ कि यस वी शुड बी पोलाइट, वी शुड नॉट टीज अदर्स, हमें दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो वो जो शर्मा जी का लड़का देख और मेहता जी की लड़की देख जो वाला इस हिसाब होता है ना सोसाइटी में, वो यही है, शो ऑफ कर रहे हैं। और आप मन में क्या सोच रहे हैं, हाँ, शर्मा जी के बेटे को तो मैं जानता हूँ, रोज दिन वहां मिलता हूँ और वो इस तरीके से काम करता है, इनको नहीं पता, ये जी तो ऐसे ही कंपेयर करते रहते हैं। मेहता जी की बेटी कहने को वो फर्स्ट आती है और कहने के लिए ये आता है वो आता है, पर एकदम एक नंबर की चोटी है, बिल्कुल वो चोरी करके सारी चीजें लेके आती है, सारे मार्क्स उसके ऐसे ही आते हैं, वो पढ़ती लिखती नहीं है, उससे एक सवाल में पूछ लूं वो गायब हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में हमें कुछ और पता है, बट वो बच्चे जो है, ये मेहता जी की बेटी है या शर्मा जी का बेटा है, ये क्या शो कर रहे हैं, दैट दे आर आइडियल पर्सन, दे आर आइडियल, वो एक आइडियलिज्म की तरफ, वो वही बिहेवियर शो कर रहे हैं ना जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, जो उनको एक्सेप्टेबिलिटी दिलाए, वो सारे बिहेवियर वो शो करते हैं अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ। पर इनका बिहेवियर जो है ना देखो अलग होगा, फैमिली के साथ अलग है, सोसाइटी में अलग है, पार्क में जाएंगे दोस्तों के साथ अलग है, रिलेटिव्स के साथ अलग है, पीयर्स के साथ अलग है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ये शो करते हैं। और किस लिए शो करते हैं, ताकि उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज। नाउ इन दिस स्टेज क्या हो रहा है कि बच्चा जो है ना चाहे नहीं चाहे उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि मुझे तो इसको पीट देना है, कूट देना है, पर सिंस आसपास सोसाइटी है और उसको ये छवि बनानी है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो नहीं मारेगा। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद को सुपीरियर प्रूव करने की गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज है, जहाँ पे कि उसको अच्छा बोला जाए, इस स्टेज पे वो काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट स्टेज इज सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का स्टेज, जहाँ पे कि बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है सोसाइटी के नॉर्म्स। वहां पे ये क्या करते हैं कि सोसाइटी को कंसीडर कर रहे हैं एज अ होल, लेकिन जब वो जजमेंट बना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि दे कभी कभी भी वो काम कर रहे हैं ना, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं ना कि पहले सोसाइटी को कंसीडर कर रहे हैं कि सोसाइटी ने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। एनीथिंग बियॉन्ड सोसाइटल नॉर्म्स आर नॉट दैट मच एक्सेप्टेड, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही अप्रिशिएट करते हैं। इनके लिए सिचुएशन कैन बी एनीथिंग बट रूल्स मस्ट बी सेम। सेम कैसा, और रूल्स कैसे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। तो इस स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है कि वो जजमेंट बनाने से पहले सोसाइटी की परमिशन ले रहा है, दिमाग में उसके ये बना हुआ है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेड है या नहीं। बच्चे इस लेवल से सोचना शुरू करते हैं या सोच रहे होते हैं हर एक सवाल को सॉल्व करने से पहले। सवाल मतलब एज इन रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने से पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात आ रही है, सोशल मेंटेन कर रहे हैं, सोशल ऑर्डर के बारे में कि दीज आर द सर्टेन रूल्स, हमें तो इसी हिसाब से काम करना होता है। देखो हमारे सोसाइटी में ना ये बहुत ही प्रोमिनेंट नॉर्म है कि लड़के और लड़कियां दोस्त नहीं हो सकते, राइट, ये हम सब ने सुन रखा है। आप जब 6th-7th के बच्चों से मिलोगे ना, दे डोंट हैव ऑपोजिट जेंडर पीपल एज फ्रेंड। 8th तक 9th तक बच्चे ऐसे होते हैं जब वो कटते हैं दूसरे जेंडर से, बिकॉज दे हैव दिस नोशन कि सोसाइटी में ये गलत है तो ये गलत होगा। या फिर उनको किसी चीज के लिए ब्लेम करो, बोलो कि तुमने ऐसा किया, नहीं नहीं जी मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे नहीं सिखाया है। वो इस तरीके के तर्क देते हैं आपको, बिकॉज दे आर ऑन दैट टेंजेंट कि जो मुझे बताया गया है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, सिर्फ वही बिहेवियर शो करना है ताकि सोशली एक्सेप्ट हुआ जा सके। और फिर लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये स्टेज में एडोलेसेंट से ऊपर की बात हो रही है, यानी एडल्ट्स की बात हो रही है, फुल्ली फंक्शनल एडल्ट्स हैं जो सोसाइटी के रूल्स को जानते भी हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि रूल्स शुड बी यूज्ड फॉर बेनोवेलेंस, उसके लिए यूज होना चाहिए, भलाई के लिए यूज होना चाहिए। अगर भलाई नहीं हो रही है तो रूल्स का टूटना ही उपयुक्त है। यहाँ पे क्या होगा, मोरालिटी इज डिपेंडेंट ऑन सेल्फ, सेल्फ के ऊपर मोरालिटी निर्भर करेगी। और इस स्टेज को फर्दर 2 भाग में कोलबर्ग ने डिवाइड किया, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स।
एंड लास्ट स्टेज इज, सिक्स्थ स्टेज इज यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल को, सवाल भी यहाँ से रहता है। बात करते हैं सबसे पहले हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि रूल सोसाइटी के फॉलो किए जा रहे हैं बहुत ही रिलीजियसली। क्या ठीक है, ये काम करना चाहिए, सोसाइटी में बोला गया है तो ये करना है, लेकिन इनके हिसाब से क्या है, जो रूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंधन है। लेकिन ये रूल्स अगर किसी पर्सन के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है, तो इन रूल को या तो तोड़ना चाहिए या तो ब्रेक होने चाहिए। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही, उन्होंने एनालाइज कर लिया है। पर जब उन्होंने देखा है कि मैं जिस चीज को सही मान रहा हूँ वो किसी और केस में किसी और के लिए जो है ना वो बहुत ही गलत है, उसको क्या करेंगे, वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, अपने लेवल से, अपने ग्रुप के लेवल से वो मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट। एंड लास्ट स्टेज इज यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है, सबसे उच्चतम स्तर है। इस जगह पे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत ही कम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो लोग पहुंचते हैं, यानी देखो वयस्क के बाद, वयस्कता के बाद आ रहा है ये स्टेज। ठीक है, तो यानी काफी बड़े हो चुके हैं, अनुभव हो चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, इस स्टेज तक जाते जाते लोगों की, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इनको, इनका ये सोचना होता है कि इस स्टेज में यूनिवर्स इज देयर एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। देयर इज नथिंग लाइक अपना पराया, मेरा तेरा। दे आर ऑन दैट टेंजेंट कि वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज ओनली वन, वी ऑल आर वन। इस टाइप का थिंकिंग इनका होता है। और ये किसी हद तक जा सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की हद तक जाते हैं, जो लोग यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल लेवल ऑफ मोरालिटी टच कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। इस लेवल में आते आते क्या हो रहा है कि रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बट शर्त ये है कि वो रूल्स कुछ ऐसे होने चाहिए लार्जर देन लाइफ, कि हम सारे एक हैं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सभी की मदद करो, ऐसे ऐसे वाले ये लोग सोचते होंगे। तो आप भी खुद की सोच का दायरा बढ़ाइए और डेली वाइट्स की वेबसाइट दैट इज www.dellywites.in, वहां जाइए जहां पे आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आएंगे तब आपको वहां पे एक सीटेड का सेक्शन मिलेगा, जहां पे मात्र ₹1 में बहुत सारे फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है और साथ ही टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है, जहां पे आप जाइए और अपनी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। फिलहाल देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, तो एक बार फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चल रहा है। तो देखो लेवल्स 3 है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। स्टेजेस 6 हैं, जिसमें से कि पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का, जहाँ पे कि पनिशमेंट के डर से ओबीडियंस आती है। सेकेंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का। इंडिविजुअलिज्म यानी अहमवाद वहां पे चल रहा है, मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब चल रहा है कि ऐसा है कि मैंने किया है तो टिट फॉर टैट, मैंने जो सही किया है दूसरे वाले भी वैसे ही करेंगे, यही सही हिसाब है और कुछ नहीं। टिट फॉर टैट वाली मेंटालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एक्सचेंज। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसको गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो है ना अपने से ज्यादा वो सोशल रूल्स और रोल्स को फिट होने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से वो अपने काम करता है। अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर की बात अगर करें तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर को हाईएस्ट पीक पे माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा है, सोशल ओबीडियंस होना चाहिए। और एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए उसमें जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल्स के प्रति थोड़ी रिजिडिटी यहाँ पे दिखाई देती है। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पे कि लोगों को ये पता है, या यहाँ तक आते आते अब तो भाई बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो अब यहाँ तक आते आते ये समझ आती है कि जो हमारा मोरल्स है वो सेम है, लेकिन जब रूल्स इधर उधर किए जा सकते हैं तब जब किसी का
वॉयलेशन हो रहा होता है, डिफरेंस समझ में आता है, किसी कल्चर में किसी तरीके से बात करने का है, दूसरे कल्चर में दूसरे तरीके से बात करने का है, तो ये डिफरेंस समझ में आता है। एंड लास्ट स्टेज इज यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, जहाँ पे कि मोरल्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज हो चुके हैं, और लोग एवर मतलब ऑलमाइटी स्पिरिचुअलिटी ऐसे ऐसे लेवल पे जा करके अपनी थिंकिंग, अपने मोरल्स को डेवलप कर चुके हैं। फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, ऐसी वाली चीजें, वन फॉर ऑल वाला हिसाब चल रहा होता है कि जो है सो सब भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह गुरु ग्रंथ साहिब ऐसा है, उनके हिसाब से सब एक है और हम सारे ईश्वर के बच्चे हैं। इस टाइप की थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाती है। सो इस तरीके की थिंकिंग डेवलप होने के बाद आप यहाँ पे इस जगह को पॉज करके देखो कि कैसे कैसे जो स्टेजेस हैं उस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल्स लाइन बाय लाइन दे रखे हैं। वो एग्जाम्पल्स को पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी मोरालिटी जो है स्टेज 6 तक जाती है उम्र के साथ साथ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इस थियोरी से रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि सार्वभौमिक स्टेजेस बताए इन्होंने। इन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं बताया, जस्टिस के बारे में बताया कि न्याय प्रबल है, जस्टिस तो होगा जी होगा, हर जगह एक जैसा होगा, कोई कल्चर कोई सोसाइटी किसी से मतलब नहीं, मोरालिटी तो इसी तरीके से डेवलप होगी। स्टेजेस इन्होंने अकॉर्डिंग टू एज बताए, सबसे अच्छी बात थी कि स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एज बता दिया कि किस एज में क्या क्या स्टेजेस रहने वाला है और मोरालिटी हमें कैसी दिखने वाली है। फिर इन्होंने स्टेजेस के बारे में ये बता रखा था कि स्टेजेस को जंप नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, स्टेजेस को जंप नहीं किया जा सकता है। एंड लास्टली कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, इस सबको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, जो यूनिवर्सल है वही चलेगा। कोई सोसाइटी, अदर सोसाइटी, अदर लैंग्वेज, अदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसी तरीके से होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सम अप कर रहे थे कोलबर्ग की थ्योरी को। अब देखो क्रिटिसिज्म, बिना क्रिटिसिज्म के कोई थ्योरी तो होगी नहीं, और ये एक ऐसी थ्योरी है जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थ्योरी है, सबसे एप्ट भी है और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थ्योरी भी है। तो चलो इनके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि कल्चर हमारी थिंकिंग, हमारे मोरालिटी को बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप किसी कल्चर से हो, आपका फ्रेंड किसी कल्चर से है, तो दोनों की सोच एक जैसी एक जगह पे नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पे कोई कोई बच्चा जो होगा। अब देखो कल्चर की बात करें तो हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि अगर हम जाएं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो अपने फादर को या अपने मदर के साथ अपॉइंटमेंट लेके डिनर पे मीटिंग करना और उनके लिए शैम्पेन की बॉटल या स्कॉच की बॉटल गिफ्ट करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, एंड दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल। बट कैन यू डू द सेम हियर इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन ऑस्ट्रेलिया और इन बर्मा और इन मतलब ये एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें जहाँ इंडियन पार्ट आता है, इस वाली जगह पे बात करें तो इज इट नॉर्मल? नो, राइट। तो हमारे कल्चर में हमारी थिंकिंग और हमारी मोरालिटी ये दोनों बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। स्टेजेस इन्होंने बता दिए, सबसे बड़ी चीज इन्होंने डेवलपमेंट को बताया कि स्टेज में होता है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट स्टेज में तो होता ही नहीं है। जब कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो फैमिली भी इन्फ्लुएंस करेगी करेगी, माँ बाप ने संस्कार कैसे दिए। सबसे पहली लाइन, किसी को जब सबसे ज्यादा हमें गुस्सा आता है, बोलना होता है, तो हम यही बोलते हैं पता नहीं कैसे संस्कार दिए, कैसे परिवार से ये बच्चा बिलोंग करता है। तो यहाँ पे पारिवारिक प्रभाव भी पड़ता है। बच्चों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि बच्चों की कोई मोरालिटी एज सच होती नहीं जी, वो तो बस जिद्दी है, उनको गुड बैड की है और एक्सचेंज करना है, टिट फॉर टैट करना है। बट नहीं, बच्चे भी लार्जर देन लाइफ सोचते हैं। आप कई बारी बच्चों को देखोगे कि वो लार्जर देन लाइफ सोचते हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको वर्ल्ड लेवल में न्यूज में मिल जाएगा कि किसी छोटे बच्चे ने ये किया है वो किया है, इस तरीके से चीजें डेवलप की हैं, अपने लिए नहीं बाकी सबके लिए मिलकर के डेवलप किया है। तो बच्चों को इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। साथ में इन्होंने मोरल थॉट्स और बिहेवियर को कहा कि एक ही जैसा होता है बट अलग अलग होता है। जस्ट लाइक हम जो बोल रहे हैं हम वही माने जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटिशियंस या बिजनेस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कह रहे कुछ और होते हैं, हो रहा इन हैंड कुछ और हो रहा होता है। हम तो कह रहे हैं कि भैया हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, ये है ऐसे है वैसे है, बहुत सारी चीजें गिनाएंगे, और जब कंपनी ज्वाइन कर तो समझ में आता है अरे ये तो वही है भाई जो पहले वाली कंपनी थी, झांक मार के फिर से हम वही करते हैं। तो कथनी और करनी में जो अंतर है, वो कथनी करनी का अंतर जो कोलबर्ग जो है ना भूल गए थे, वो इनका क्रिटिसिज्म है। और एक क्रिटिसिज्म जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा वो था जेंडर बायसेस का, जो कैरल गिलिगन ने बताया।
पूरे के पूरे जो इनका पूरा सैंपल था जिसमें इन्होंने क्वेश्चनेयर बांटा और पूरा डेवलप किया, उसमें फीमेल कहीं थी ही नहीं। जितने छोटे बच्चों को दिखाया, छोटे बच्चों को दिया, वयस्क को दिया, एडोलेसेंट्स को दिया, किशोरावस्था वाले लोगों को दिया, सारे मेल, फीमेल कहीं थी ही नहीं। और कैरल गिलिगन का कहना था कि फीमेल अगर होती तो केयर, लव और रिस्पेक्ट और मदरली इंस्टिंक्ट, इन सारी चीज़ों को, इन सारी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया इन्होंने, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बिकॉज केयर, लव, ऐसी वाली फीलिंग जो होती है ना, हमारे मोरल्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। समटाइम वी डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग बट वी डू बिकॉज कि भाई सामने वाले पर्सन से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वी आर डूइंग दैट फॉर देम। तो बहुत बड़ा जेंडर बायसेस होने का, इन पे जेंडर बायस थ्योरी होने का इल्ज़ाम लगा। और ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म था जो कैरल गिलिगन ने दिया। सेम सवाल पूछा हुआ है सीटेट 2021 में, तो ध्यान देना कि कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग की थ्योरी को जेंडर बाइस्ड बताया था। एंड नेक्स्ट इज डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। अब देखो ऐसा हो रहा है डोमेन स्पेसिफिक में कि अब कोई डॉक्टर है, चाहे वो बूढ़े व्यक्ति को सजेशन दे रहा हो, लेकिन वो तो देगा सही ना। उसके दिमाग में तो पता है ना कि सही गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर कोलबर्ग के हिसाब से ये हिसाब किताब था इनका कि जी ऐसा है कि बूढ़ा व्यक्ति जो है यंग वाले डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति बोलेगा वही सही होगा। बट हमने क्या देखा है कि डॉक्टर छोटा भी है उम्र में, फिर भी वो बड़े लोगों का इलाज कर रहा होता है, सही गलत सजेस्ट कर रहा होता है। सेम गोज विद टीचर्स। टीचर्स पेरेंट्स से उम्र में कम भी होते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि देखिए जी आपके बच्चे में ये कमी है, आप इस चीज़ को करके उनको सुधार सकते हो। तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। चाहे मैं तुमसे उम्र में छोटी हो सकती हूँ, लेकिन जब भी सीडीपी की बात आएगी मैं तुमसे एक कदम आगे रहूंगी। जब भी डीयू के लिए प्रिपरेशन की बात आएगी तो साइंस होगा, वो मेरा थोड़ा तुमसे अपर एज लेकर के रहेगा। बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई एम नॉट बूस्टिंग ओवर इट, मैं बूस्ट नहीं कर रही, बट क्या ऐसा नहीं होगा कि आई हैव दैट अपर एज, क्योंकि मेरे पास वो शार्प कटेज मौजूद है, क्योंकि मैंने उस एग्जाम को क्लियर किया है। सीटेट की बात आएगी तो मुझे पता होगा कि क्या क्या सीटेट में आता है। मेरे एक्सपीरियंसेस जो होंगे उस हिसाब से मैं आपको ग्रूम करने की कोशिश करूंगी, और बेस्ट पॉसिबल वे में जब आप सीडीपी करोगे तो मैं बेस्ट पॉसिबल वे में ग्रूम करने की कोशिश करूंगी। और इसका मेरी उम्र से, मेरे मैरिटल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ लेना देना होगा बिकॉज आई हैव सर्टेन डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, जहाँ पे मेरी जो नॉलेज है वो एक कट एज लेकर के रहती है। ठीक है। इसी तरीके से एक लास्ट क्रिटिसिज्म इनका रहा, दैट इज माइक्रो मोरल इशू, सूक्ष्म नैतिक मुद्दे। अब कुछ ऐसे मुद्दे जैसे कि किसी की हेल्प करना, कोई बस में ट्रैवल कर रहा है बूढ़ा व्यक्ति, प्रेग्नेंट लेडी, उसको हमने अपनी सीट ऑफर कर दी, तो वहां पे क्या हुआ, ये छोटी छोटी चीजें हैं। कोई सामान उठा रहा था, उससे नहीं उठ रहा था, तो हमने उठा करके रोड से इस पार से उस पार करा दिया। या फिर कभी ऐसा हुआ कि सामने से कुत्ता जा रहा था और हम देख रहे हैं कि भाई वो कुत्ता डर रहा है आने जाने वाली गाड़ियों से, तो हमने गाड़ियों को 2 मिनट के लिए रुकवाया, कुत्ते को पार करा दिया। तो जो छोटे छोटे मोरल के इश्यूज है ना, इस बारे में इन्होंने बात ही नहीं की। स्टेजेस बता दिए, सब कुछ बता दिया, लेकिन इस बारे में बात नहीं की। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाएं वहां, जुड़े, सीटेट सीडीपी रिलेटेड जितने भी डाउट है उनको पूछें और क्लियर करें। Until then, do follow Arambh series, do follow Daily Bites, and God bless you all.